नहीं, बदल 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 बदल। हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। क्या हाल है सभी के? ठीक है सर। कैसा चल रहा है? स्किन डिसऑर्डर्स से रिलेटेड केसेस कुछ देखे? हम्म। कोई केसेस मिले, कुछ फंसे या सॉल्व हो गए? हम्म। मिला ही नहीं कोई स्किन केस? एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने? तो सोरियासिस का सर मिला था केस। हाँ तो वो सल्फर का केस था सर, हॉट था, स्वीट डिजायर था। हाँ नहाने हाँ का मन नहीं करता था उसका। और हाँ हाँ। काफी दिन से था, बहुत सारी दवाएं करा चुका था। तो हम्म। सल्फर 1 एम में दिया था, ग्लोब्यूल फॉर्म में। अच्छा। तो काफी इम्प्रूवमेंट था, पहले सर पर था, उसके उसके बाद वही सोरियासिस उसकी बॉडी पर आया था। तो सर हम्म। उसकी बॉडी का भी सही है, और उसके सर का भी ठीक है, लगभग 60%। तो अब सर 60% इम्प्रूवमेंट। ठीक है तो अभी। हाँ। हाँ, तो अभी मैं रुका हूँ सर। रुके ही तो रहना। जब हाँ, तो अभी जब इम्प्रूवमेंट, जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा, तो उसके बाद सर मैं उसको वाटर डोज में दूंगा, वन हम्म। एम हाँ सर, ये था हाँ। सर। अच्छा है, और उसका जो है केस को अपना फोटोज वगैरह लेके रखते रहना, जिससे कि यस फॉलो सर। पता चलता रहेगा कि कब क्या क्या कैसे चेंजेस आए, ठीक है सर। क्योंकि उससे पता चलता है। ठीक है, और फिर अपना केस प्रेजेंट भी कर सकते हो, फिर शेयर कर सकते हो। जी जी सर, ठीक है सर। चलो अच्छा है। तो स्किन एक्चुअली काफी लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो काफी डिसऑर्डर्स हैं स्किन से रिलेटेड। तो धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं जितने भी और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग को डेली प्रैक्टिस में मिलती हैं। तो उसी में से एक वार्ड है और कौन है। और वार्ड तो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर हो गया है, काफी हद तक पेशेंट्स में ये कंप्लेन मिलती रहती है। और इसके लिए पेशेंट भी दवा खाते रहते हैं, जो थूजा एक कॉमन मेडिसिन काफी खा पी के ही आते हैं। अब आजकल तो ये ट्रेंड हो गया ना कि थूजा खा लिया, पथरी के लिए बर्बरिस खा लिया और वार्ड्स के लिए थूजा खा लिया, उसके बाद तुम्हारे पास आते हैं। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो बिल्कुल एकदम सीधे सीधे चले आते हैं, बट मोस्टली थूजा खा के आते हैं। तो पहले तो हम लोग वार्ड्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वार्ड्स होता कैसे है और फिर इसको ट्रीट कैसे करेंगे ये भी जरूरी है। तो लेट्स सी। तो ये वेरिकी है। वार्ड्स को हम वेरिकी बोलते हैं, जो इसका जो टर्मिनोलॉजी है वेरिके, इसको वार्ड्स कॉमन टर्म्स में ही बोलते हैं। और वार्ड्स जो यूजली हैं, ये दीज आर स्मॉल हार्ड नॉन कैंसरस ग्रोथ। ये नॉन कैंसरस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये ग्रो कर रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं, काफी ज्यादा वार्ड्स आ रहे हैं तो ये कैंसरस है, तो पेशेंट कभी कभी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं उनके। तो इट इज द स्मॉल हार्ड नॉन कैंसरस ग्रोथ विद रफ टेक्सचर दैट कैन अपीयर एनीवेयर इन द बॉडी। तो इनका जो टेक्सचर होता है ये रफ होता है। ठीक है। और ये बॉडी में कहीं भी होते हैं। इसका कॉज क्या है? इट इज फ्रॉम रफ पेप्यूल और नोडुल भी हम इसको बोल सकते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। और इस वायरस की लगभग मोर देन 100 वैरायटीज हैं, जो स्पीसीज हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट वार्ड्स कॉज करती है, डिफरेंट लोकेशन पे वार्ड्स कॉज करती है। कोई वार्ड जो है उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं। कुछ वार्ड्स खतरनाक होते हैं, वो देखने में बहुत अगली लगते हैं और फिर पेशेंट को परेशान करते हैं। कुछ ऐसे जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं, वो जो है कैंसर तक उसको पहुंचा देते हैं। तो जैसे फीमेल है तो सी ऑफ सर्विक्स हो गया, सी। और मेल में है तो जैसे पेनिस में वार्ड्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट उसके ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के ये स्पीसीज होती हैं। जैसे सोल्स एंड पाम्स में होता है तो एक एचपीवी 1 है। जेनाइटल वाला है तो HPV 6 और 11 होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। एक तो
ये हमको कॉज जानना ज्यादा जरूरी है कि इट इज अ वायरल डिसऑर्डर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और ये वायरस हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से एंटर कर ही जाता है। एक मिनट। हाँ, तो ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कहीं कोई भी स्किन में कट होगा, या फिर जैसे कोई मॉइस्चर है या फिर कोई वेट एरिया है, कोई पूल वगैरह में जैसे काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली जाते हैं, तो बॉडी जो हमारी स्किन काफी सॉफ्ट हो जाती है, तो जरा सा भी कहीं से भी एंट्री मिलती है तो ये वायरस तुरंत एंटर करता है। और मोस्टली जो मोस्ट इसका जो एंट्री पॉइंट होता है जो जेनाइटल एरिया, जहाँ से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है ये, तो इस वायरस के ये सब एंट्री पॉइंट्स होते हैं। इनोकुलेशन, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट्स, ब्रेक्स इन स्किन और मैसरेशन। तो मतलब ये 1 to 1 फैलता भी है, तो कंटाजियस होता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये स्प्रेड नहीं करता है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 6 months होते हैं। तो जैसे किसी के थ्रू आया तो फिर वो धीरे धीरे करके फिर 2 to 6 months में ग्रो करके फिर हमको दिखाई देता है। इसका जो इंसिडेंस है मोस्टली जो हैंडलर जैसे फिश वगैरह या चिकन, कुछ नॉनवेज वगैरह के जैसे काफी काम करते हैं तो उसमें हमेशा रहते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बट इसका जो मोस्टली जो कॉज है मतलब इन्फेक्शन होने का, तो ज्यादातर एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है जेनाइटल एरिया के थ्रू, और या फिर कोई कट वगैरह लग जाने की वजह से। तो ये आसपास ही वायरस रहते हैं कहीं भी पानी वाले नमी वाले एरिया में, उससे रहने की वजह से भी ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके के वार्ड जैसे ये हैं, रफ टेक्सचर दिखाई दे रहा है, इसका हैंड में दिखाई दे रहा है, ये फिंगर में है, तो इस तरीके से हमको ये दिखाई देते हैं। तो यूजली वार्ड्स कंटाजियस होते हैं। इट कैन बी स्प्रेड बाय डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट्स व्हेन यू पिक योर वार्ड्स एंड देन टच अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो यूजली लोगों की आदत होती है ना कि फिंगर से इसको नोचना, इसको नोचना, तो वो वायरल है तो वायरल तो स्प्रेड होगा टच टू टच। तो किसी को भी जैसे उसने टच किया उसको फिर दूसरे को टच कर दिया, तो अगर कहीं से भी जरा सा कुछ ऐसा मौका मिलेगा तो बॉडी में वो फिर इन्फेक्ट करता है। व्हेन यू शेयर योर टॉवल्स और द रेजर्स, तो रेजर तो एक सबसे बड़ा इन्फेक्शियस एजेंट है जो बॉडी को कट से तुरंत स्प्रेड कराता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी को है तो उनके बॉडी को वो सॉरी उनकी चीज़ों को शेयर करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं टाइप्स पर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे मिलते हैं, इनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। तो जैसे वेरिक्यू वल्गैरिस है, वेरिक्यू वल्गैरिस ये कॉमन वॉर्ड है जो रेज्ड होता है, थोड़ा सा रफ होता है और केराटोटिक होता है। तो मतलब जो स्किन का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ये उभरा हुआ होगा और रफ टेक्सचर के साथ दिखाई देगा, और ये कॉमन वॉर्ड्स यूजली इसको बोलते हैं और कॉमनली ये दिखाई भी देता है। इसकी जो लोकेशन है मोस्टली फिंगर्स में दिखाई देगा, फिंगर ये जो नकल्स होते हैं वहां पर दिखाई देगा, स्किन अराउंड द नेल्स के आसपास दिखाई देगा, या बैक ऑफ हैंड जो अभी हमने देखा तो वहां उस तरीके से बैक ऑफ हैंड में होगा। ये बैक ऑफ हैंड में बहुत पेशेंट्स में मिलता है। और खासतौर से ये भी मैंने देखा है कि जो ये लोअर क्लास के लोग होते हैं जो थोड़ा सा इस तरीके से जो अनहेल्दी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ उन लोगों को चांसेस ज्यादा रहते हैं, उन लोगों के कंप्लेन काफी मिलते हैं वार्ड्स के। तो ये क्योंकि उसका कॉज ही उस तरीके से है। बैक ऑफ हैंड्स है, टोज में भी मिलता है। ठीक है, तो ये वेरिको वल्गैरिस है। वेरिको प्लांटेरिस, तो प्लांटेरिस से ही समझ में आ रहा है कि ये प्लांटर वार्ड्स है, तो ये यूजली सोल्स ऑफ द फिट पे हमको दिखाई देता है। अब एक चीज थोड़ा सा नोटिस करने वाली है कि फिट में कॉन भी होते हैं और वार्ड्स भी होते हैं, लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि लगभग लगभग दोनों का ही टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड होता है, रफ होता है। तो आप उसको कैसे पहचाने कि ये वॉर्ड है या कौन है। तो उसमें यूजली वॉर्ड्स में क्या होता है कि ये जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये ब्लैक डॉट्स जो देखते हैं ये वॉर्ड्स को इंडिकेट करते हैं। ये वॉर्ड्स में ही दिखाई देते हैं ब्लैक डॉट्स। और ये थ्रोम्बोज कैपिलरीज होती हैं जिनकी वजह से ये ब्लैक क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि ये जो लाइन दिख रही है, जो इंटरप्टेड लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं ये इंटरप्ट हो रही हैं यहाँ पर।
तो ये वॉट्स की इंडिकेशंस होते हैं। तो ये दो इंडिकेशंस होते हैं, तो ये ब्लैक डॉट्स और ये इंटरप्टेड लाइंस जो होती हैं, ये वॉट्स के इंडिकेशंस होते हैं, जिसको हम कॉन से डिफरेंशिएट करते हैं। कॉन और जो कैलस फॉर्म होता है उसमें ये ब्लैक डॉट नहीं मिलता है, और प्लस ये लाइंस इंटरप्ट नहीं होती हैं। तो वेरिकोप्लांटरिस में ध्यान देने वाला है कि अगर ब्लैक डॉट के साथ है तो इट इज द वॉट। Plantar warts hyperkeratotic, it is usually found in the soles of the feet। फिर दूसरा मोस्ट कॉमनली मिलते हैं, और ये जितने भी वार्ड्स हम देख रहे हैं ये सारे ट्रीट किए हैं और सारे ठीक होते भी हैं। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में परेशान बहुत करता है, और कुछ तो एकदम जादू की तरह चला जाता है, तो इसलिए फिर होम्योपैथी कभी कभी जादू हो जाती है। मतलब इवन हमको भी भरोसा नहीं होता है कि ये इतना जल्दी कैसे हो गया। ये फ्लैट वॉट्स होते हैं। तो फ्लैट वॉट्स क्या होते हैं कि ये बिल्कुल स्किन के बराबर ही होंगे, ये उभरे हुए नहीं होते हैं। जैसे वेरिके उसमें थे कि थोड़े से रफ थे, रेज थे, इसमें ये रफ और रेज नहीं होते, ये फ्लैट होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फ्लैश कलर्ड, स्किन कलर्ड में ही दिखाई देंगे, बट फ्लैट दिखाई देंगे। तो ये वेरिको प्लाना बोलते हैं इसको। ठीक है, एक तरीके से प्लेन होते हैं, बराबर स्किन के बराबर दिखाई देता है, फ्लैट वॉट्स। तो ये कई बार फेस में बहुत लेके आते हैं, या कभी कभी हाथ में भी लेके आते हैं। तो फ्लैट वॉट्स भी हमको पहचानना जरूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट से कंफ्यूजन होता है कि ये वॉट्स है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो अगर हमने उसको सही से पहचान लिया वॉट है, तो फिर अपनी जो मेन मेडिसिन है उसको देते हैं, और ये ठीक भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ये फिलीफॉर्म वॉट्स। फिलीफॉर्म वॉट्स भी बहुत मिलता है हम लोगों को, और ये ठीक भी होता है। और ये फिलीफॉर्म वॉट्स फेस पे ज्यादातर मिलता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये फिंगर्स लाइक इसके प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे निकले हुए उभरे हुए से होते हैं। तो ये आईलेट्स पे मिलेगा, या फिर चिन के आसपास मिलेगा, चिन के नीचे मिलेगा, तो ऐसे उभरे हुए से दिखाई देंगे। दीज आर द फिलीफॉर्म वॉट्स, इनको फिलीफॉर्म वॉट्स कहते हैं। और ये हमारे रिपर्टी में रूब्रिक भी फिलीफॉर्म वॉट्स करके होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देने वाली है। यूजली ये माउथ एंड नोज अराउंड अंडर द चिन और नेक, मतलब ये बहुत कॉमनली इस तरीके से पेशेंट्स मिलते हैं। पेशेंट यहाँ पे, जैसे अभी 6-7 महीने पहले ये केस ठीक किया था, बट फोटो उसका डिलीट हो गया है। फोटो भी लिए थे मैंने। तो यहाँ पे एक था और एक यहाँ पे था, और दोनों सेम इसी तरीके के अपियरेंस में थे, जिस तरीके से ये दिख रहा है। और इससे थोड़ा और बड़ा था, ये तो छोटा है बट इससे और बड़ा था, एकदम निकला हुआ था जैसे कि घुस जाएगा। तो माउथ एंड नोज अराउंड अंडर द चिन और नेक, तो ये हमेशा ध्यान देना कि दीज आर द फिलीफॉर्म वॉर्ड्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लैट वॉर्ड, फिलीफॉर्म वॉर्ड्स और जो प्लांटर वॉर्ड्स हैं, सबके अलग अलग शेप्स हैं। थोड़ा और इसको देखते हैं अगर हम, तो प्लांटर वॉर्ड्स जो अब हमको फीट्स में दिखाई देते हैं, दिस अपीयर ऑन द सोल्स ऑफ द फुट एंड आर कॉलीफ्लावर इन अपीयरेंस। प्लांटर वॉर्ड मे हैव स्मॉल ब्लैक स्पैक्स विद इन इट। तो अभी हमने बोला ना कि इसमें ब्लैक डॉट्स दिखाई देंगे, और ब्लैक डॉट्स ही वॉर्ड्स का इंडिकेशन है। अगर ब्लैक नहीं है और येलोइश अपीयरेंस है, तो फिर वो कौन हो सकता है। ठीक है, तो इसको पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द प्लांटर वॉर्ड्स। फेशियल वॉर्ड्स कुछ ऐसे छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, और ये सब मेडिसिन से अपनी से ठीक होते हैं। तो ये फेस पे अक्सर दिखाई देते हैं, फेशियल वॉर्ड्स। फिर आता है जेनाइटल वॉर्ड्स, जो थोड़ा सा खतरनाक होता है देखने में भी। दीज आर हाईली कंटाजियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द सब टाइप ऑफ ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। तो ह्यूमन पेप्लोमा का जो अभी हम लोग देखा था 6 और 10 वाला शायद, तो ये जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं, और देखने में थोड़ा सा काफी मतलब अगली दिखते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस इनका भी होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और ये कभी कभी जो है ये कैंसरस फेज में भी पहुंचते हैं, तो फिर पैप स्मीयर और ये एचपीवी वगैरह का टेस्ट करा के फिर हम लोग उसको कंफर्म भी करना पड़ता है कि अगर कुछ उस तरीके का तो नहीं है कि कैंसर तक पहुंचा सकता हो। इसको कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा भी बोलते हैं। ये जो जेनाइटल वॉर्ड्स वाले होते हैं, ये कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा इसको बोलते हैं। इसलिए हमारे रिपर्टरी में एक रूब्रिक है कॉन्डाइलोमेटा। तो कुछ जगह पे जैसे जेनाइटल के लिए स्पेशली हमको रेक्टम में कॉन्डाइलोमेटा, या मेल में कॉन्डाइलोमेटा, या फीमेल में कॉन्डाइलोमेटा उस फॉर्म में मिलेगा, वॉर्ड्स नहीं मिलेगा बट कॉन्डाइलोमेटा मिलेगा। तो दैट इज द जेनाइटल वॉर्ड्स। तो कॉन्डाइलोमेटा जेनाइटल वॉर्ड्स के लिए अगर हमें रूब्रिक लेना होगा तो कॉन्डाइलोमेटा लेंगे जेनाइटल्स में जाके। फिर आता है फ्लैट वॉट्स। तो फ्लैट वॉट्स अभी हम लोगों ने देखे, दिस आर राउंड और ओवल शेप, दिस यूजुअली अपीयर ऑन द फेस बट कैन आल्सो अपीयर ऑन आर्म्स, नीज और हैंड्स, समटाइम अपीयर्स ऑन द क्लस्टर्स। ठीक है, तो क्लस्टर्स में दिखाई देंगे बट फ्लैट
फॉर्म में उभरे हुए बिल्कुल नहीं होंगे, ना कॉलीफ्लावर प्रोजेक्शन होगा, ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, सिंपली फ्लैट अपीयरेंस होगा और स्किन कलर हो सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत डल हो सकते हैं। तो दीज आर द फ्लैट वॉट्स। फिलीफॉर्म वॉट्स अभी हम लोगों ने देखे, ये इस तरीके से फिलीफॉर्म वॉट्स ये हमारे दिखाई देते हैं, इधर चिन के अराउंड दिखाई देंगे या माउथ के अराउंड दिखाई देंगे, ऐसे नुकीले नुकीले से उभरे हुए से दिखाई देंगे। ये जैसे आंख में हो रहा है, ये नोज में हो रहा है, और ये सब जब ठीक हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि ये सर्जिकल पार्ट है जो हम लोग मेडिसिन से अपना ठीक करते हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है। मोज़ेक वार्ड्स क्या होते हैं? मोज़ेक वार्ड्स, तो मोज़ेक वर्ड से ही क्लियर है कि जहां पर वार्ड्स इकट्ठे हो गए हैं, जैसे मोज़ेक होती है ना, मोज़ेक जैसे फ्लोर्स होते हैं, छोटे छोटे से दाने से एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ टाइटली क्लस्टर वार्ड्स। तो एक ही जगह पे बहुत सारे वार्ड्स इकट्ठे हो गए, दैट इज द मोज़ेक वार्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। तो दीज आर द वैरायटी ऑफ वार्ड्स। ओरल वार्ड्स भी होते हैं जो ओरल माउथ में हो जाते हैं, लिप्स में हो जाते हैं, तो दे आर ओरल वार्ड्स। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, बट दीज आर द कॉमन वार्ड्स जो हम लोग यूजली क्लिनिक में देखते हैं। तो सबका डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, वार्ड्स को कॉन्स के साथ डिफरेंशिएट करना चाहिए, कि उसी हिसाब से हमारी मेडिसिन कभी कभी थोड़ा बहुत डिफर कर जाती हैं। ठीक है, अब रूब्रिक्स अगर हम देखें तो इसके लिए जो रूब्रिक्स मिलेंगे, ये नोज में वार्ड्स, स्किन में वार्ड्स, जो स्किन का जो मेन रूब्रिक होगा स्किन वार्ड्स में मिलेगा। ठीक है, तो स्किन वार्ड्स, स्टिचिंग इन वार्ड्स, कभी कभी पेन चुभने वाला बताएंगे तो स्टिचिंग वार्ड, एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस, हैंड में वार्ड्स, बैक वार्ड्स, चेस्ट वार्ड, एक्सटर्नल थ्रोट वार्ड्स, माउथ में वार्ड्स, फेस वार्ड्स, रेक्टम में जो जेनाइटल वार्ड्स था वो हमें कॉन्डाइलोमेटम में मिलेगा, फेस में वार्ड्स, चिन, फोरहेड, लिप्स, माउथ अराउंड। इस तरीके से दीज आर द रूब्रिक्स फॉर द, और इसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं जो अभी हम लोग देखेंगे कि मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन हैं वार्ड्स के ट्रीटमेंट में ज़्यादातर यूज होती हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी से टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि एक तो एक वायरल है, तो वायरल में एलोपैथी में देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट, तो वो सीधे सर्जरी करके कट करने की कोशिश करते हैं, सर्जरी करके कट करने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है कि वो और स्प्रेड करने लगता है, क्योंकि वायरस है, और फिर कट कर दिया, कट करके फिर वो वायरल तो स्प्रेड ही कर रहा है ना, उसका तो जो कॉज है वो नॉर्मली स्प्रेड होता है। तो इसलिए कभी कभी पेशेंट बोलता है कि एक था मैंने कटवा दिया और फिर उसके बाद में ये नंबर ऑफ वॉट्स आ गए। तो यूजली अवॉइड करना चाहिए, पेशेंट को बताना चाहिए कि कट ना ही करवाएं, एक रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कंडीशंस में होता है। एक तो होता है कि अगर बहुत क्रोनिक वार्ड है, अगर जैसे बोले कि वो बचपन से ही है, तो उन वार्ड्स को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत पुराना होता है। दूसरी चीज है जो सर्वाइकल के आसपास होते हैं, जो गर्दन वाले वार्ड्स होते हैं, उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक तो कि चर्बी की वजह से रगड़ खा खा के वो वार्ड्स बन जाते हैं, और फिर वो इतने ज्यादा उस तरीके से बन जाते हैं कि उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, वो ठीक नहीं होते हैं। बाकी और ऑर्गन अदर पार्ट्स में वहाँ ठीक होते हैं। हाँ, ज्यादा सर पुराना नहीं है, 4-5 साल पुराना है। कोई कुछ बोल रहा सर है? गर्दन के पास जो रहते हैं, नेक के पास, वो जो है स्किन टाइप जो है होते हैं ना जो सर। हाँ, नहीं, स्किन टैग तो अलग हो गया, स्किन टैग तो ठीक ही नहीं होता है। अभी तक मैंने स्किन टैग को फिलहाल ठीक होते हुए तो देखा ही नहीं है। तो ठीक है, सर स्किन टैग को वार्ड से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि स्किन दोनों जो है टैग एक ही तरह का मैंने अगर होता है। पहला वाला क्लास अटेंड किया होगा तो उसमें दिखाया था, स्किन टैग का जो टेक्सचर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और यूजली वो हैंगिंग वाले अपीयरेंस में होता है, कि मतलब स्किन से वो लटका हुआ होता है, और यस जस्ट सर, लाइक यस जैसे सर, कि वो एकदम बहुत छुओगे तो एकदम ऐसे मखमली जैसा लगेगा, वो यस सॉफ्ट सर, यस सर, होगा। यस और सर, जो वॉर्ड्स होते हैं वो लटकते नहीं है, वो हार्ड होते हैं, एकदम हार्ड होंगे, और वो ऐसे लगे जैसे तुम्हारे बिल्कुल भाला सा मारने वाले हैं बस तुमको। तो यस उस सर, तरीके का अपीयरेंस होता है, बस ये है कि वो फ्लैट होंगे, रेज्ड होंगे, या फिर एकदम से ये फिलिफॉर्म टाइप के होंगे। यस सर, थैंक यू सर। तो और कभी कभी जो सर्वाइकल में अगर इक्का दुक्का एक वॉर्ड होगा या एक या दो वॉर्ड होंगे वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब मल्टीपल वॉर्ड्स होते हैं वो फिर परेशान करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल कभी कभी कुछ केसेस में चले जाते हैं, बट श्योर नहीं होता। अब हम आते हैं कि तो अगर, हाँ, तो अगर वॉट्स 4 या 5 साल पुराना है, वो ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसके,
और थोड़ा कम समय पुराना है तो और ज्यादा ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो जितना मतलब कम पुराना है, जितना अभी कम समय हुआ वार्ड्स के, तो वो जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जितना ज्यादा पुराना हो जाता है उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो और यूजली इसमें हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि अगर बहुत इनिशियल स्टार्टिंग फेज में है, बहुत अभी तुरंत का ही तुरंत हुआ है, तो फिर हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग की लोकेशन पर है तो उस हिसाब से कुछ मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, या फिर अगर लोकेशन कुछ क्लियर नहीं है या फिर जनरल्स बहुत स्पेसिफिक मिल रहे हैं तो हम जनरल्स को जाते हैं। तो मोस्ट जो कॉमन मेडिसिन है हमारी वो थूजा, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम, नेट्रम सल्फ, स्टैफ, लाइकोमेडो, क्यूप्रेसिस लॉसोनिया, सवाइना, फेरमैग, फेरमपिक, एक्सरे मैक्सल, ये मोस्ट कॉमनली मेडिसिन हैं जो वार्ड्स के केसेस में यूज होते हैं और कहीं ना कहीं उस मेडिसिन ये केस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं जैसे कार्सिनोसिन भी है, और ये ट्यूबरक्लाइनम भी है, फास्फोरस भी है, कैलकेरिया भी है, कैलकेसर भी है। बट जो मोस्ट कॉमनली यूज है जो कहीं ना कहीं बीच में आके उस केस को कंप्लीट करती ही करती हैं, तो ये मेडिसिन हमारी यूज होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में तो इन जनरल हम मेंटल फिजिकल जनरल्स पर जाते हैं। तो हम सबसे पहले हम स्पेसिफिक पे जाते हैं कि अगर हमें फर्स्ट अपना मतलब अगर साइट के अकॉर्डिंग हम देखें कि किस जगह पे है और कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा मेडिसिन सबसे पहला सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। जैसे अगर वॉट्स ऑन फोरहेड लेके आते हैं, तो वॉट्स ऑन फोरहेड आता है तो सबसे पहले तुरंत हमारे दिमाग में कैस्टर रिक्वाय आना चाहिए और कैस्टर रिक्वाय देना भी चाहिए, क्योंकि दीज आर द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दिस साइट। तो वॉट्स ऑन द फोरहेड इज द कैस्टर रिक्वायर मोस्ट कॉमन इंडिकेटेड मेडिसिन, और काफी हद तक केसेस को ये ठीक कर देता है। कुछ ही बहुत केसेस होते हैं जो जटिल केसेस होते हैं तो उनमें बीच में हमको फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना पड़ता है, बट कैस्टर रिक्वायर केस को काफी हद तक खत्म कर देता है। सेकेंड मेडिसिन है कैस्टोरियम। तो कैस्टर रिक्वायर अगर जैसे कभी कभी धोखा देता है तो फिर हम कैस्टोरियम को भी ट्राई करके देख सकते हैं। कैस्टोरियम भी, ये भी फोरहेड वॉट्स का एक मेन मेडिसिन है। कैस्टर फिर एक्वाई आता है की सर, सर हम्म। कैस्टर एक्वाई की सर पोटेंसी क्या रखेंगे सर? हाँ, पोटेंसी वाला पार्ट मैं अच्छा अभी बता देता हूँ तुम लोग को, क्योंकि हाँ शायद हाँ भूल जाओ। सर। हाँ हाँ। पोटेंसी यूजली इसमें वार्ड्स में पोटेंसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली जा रहे हैं, जनरल्स पे जा रहे हैं, तो फिर हमको हाई में सीधे 1 एम या 10 एम में दे देना चाहिए, और देन फिर 1 महीने एटलीस्ट वेट करना चाहिए। और बट केस लेते समय जनरल्स बहुत अच्छे से हमको लेने चाहिए, और उसमें हमको ये नहीं है कि जल्दबाजी करना चाहिए। पहले अच्छे से सेटिस्फाई होके कि हाँ ये केस किसका है, और फिर उसको हाई में दे दो, और 1 महीने तक फिर कुछ भी मत करो, क्योंकि पेशेंट भी आके परेशान करेगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा। और जरूरी नहीं है कि किसी का हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, किसी का 15 दिन में ठीक होगा, किसी का 3 महीने में भी ठीक होते हुए देखा है मैंने, और किसी का 1 महीने में भी ठीक होता है, किसी का 10 दिन में भी ठीक होते देखा है। तो उसका कोई टाइम नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम जनरल्स पे जा रहे हैं तो पोटेंसी पे जाएंगे। ठीक है। अगर हम मान के किसी पर्टिकुलर्स पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर लोकेशन पर जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केसेस में हम लो पोटेंसी पे भी जा सकते हैं। अपना सब म्यूट कर लो, थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। यूजली अगर हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन पर जा रहे हैं तो सब लोग म्यूट कर लो अपना। ठीक है। तो हम लोकेशन या स्पेसिफिक वार्ड्स की उस पर टेक्सचर पे जा रहे हैं, तो हम लो पोटेंसी भी दे सकते हैं और हाई भी दे सकते हैं। बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लो पोटेंसी में रिपीटेड डोजेस हफ्ते भर के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए दे देना चाहिए। देन फिर वेट करना चाहिए। फिर 15-20 दिन वेट करने के बाद में फिर उसका हम पोटेंसी रेज कर सकते हैं। अगर कोई भी हमको चेंज नहीं दिखाई दिया, कुछ भी थोड़ा बहुत भी नहीं दिखाई दिया, अगर हल्का सा भी वॉट्स में थोड़ा सा भी उसका जो साइज है थोड़ा सा श्रिंक किया, या फिर जो मल्टीपल वॉट्स थे तो उसमें से 4 में से 2 झड़ गए, 2 रह गए, तो हमको फिर कुछ नहीं करना है, देन सिंपली वेट एंड वॉच करना है। किसी भी, चाहे हाई पोटेंसी में दिया हो या फिर लो पोटेंसी में दिया हो, देन सिंपली वेट एंड वॉच। अगर एक बार भी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए, वो वॉट्स पूरा फिर धीरे धीरे खत्म करता है। हमें वेट करना चाहिए महीने 2 महीने। तब अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उसकी पोटेंसीज को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है। तो और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लो पोटेंसी नहीं है,
तो फिर हमारे पास जो हाई पोटेंसी फिर हम उसको दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पोटेंसी का यहाँ पर रोल इस तरीके से होता है। अब वॉट्स ऑन फोरहेड में कैस्टर कैस्टोरियम, दीज आर द मेन रेमेडीज, सबसे पहले इनको देना चाहिए। फ्लैट वॉट का जो अगर फर्स्ट रेमेडी हमारा है तो डल्का मारा है। डल्का मारा का एकदम क्लियर कट है कि फ्लैट वॉट अगर हमको कहीं भी दिख रहा है तो फर्स्ट मेडिसिन। अब डल्का मारा में मेरे साथ क्या हुआ है कि यूजली मैं 200 या 1 m मेडिसिन डल्का मारा का रखा है, 30 मैंने रखा ही नहीं है। और जितने भी फ्लैट वॉट मुझे मिले हैं तो मैंने 1 m में ही दिया। और 1 m में देने के बाद में इसमें महीने 1.5 महीने में वॉट्स ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके खत्म हुए हैं। कभी कभी कुछ केसेस में फंसे हैं तो फिर उसमें जनरल्स पे जाके फिर देना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने स्पेसिफिक दिया, काम नहीं किया, फिर जनरल्स दिया, जनरल्स देने के बाद में फिर हम दोबारा से अगर देते हैं तो फिर वो केस फिर ठीक भी होता है। तो ये भी होता है, तो ये ध्यान देना कि अगर पहले दिया कॉन्स्टिट्यूशनल दिया तो दोबारा से फिर से दे के देख सकते हो। जो फिलीफॉर्म वॉर्ड्स आता है, जो अभी हम लोगों ने नुकीला सा जो वॉर्ड्स देखा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जो चिन और हेड वाले, तो वो फिलीफॉर्म वॉर्ड्स के लिए अगर स्पेसिफिक मेडिसिन की हम बात करें तो क्यूप्रेसिस लॉसोनिया फर्स्ट रेमेडी में आता है। अगर इसके जनरल्स मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी मिल रहे हैं तब भी हम इसको फर्स्ट रेमेडी में क्यूप्रेसिस लॉसोनिया को। और क्यूप्रेसिस लॉसोनिया को तो मैंने एलम पोटेंसी में भी देके देखा है, हाई पोटेंसी में भी देके देखा है, और थर्ड पोटेंसी में भी देके देखा है, तीनों में ये काम करता है। हाई में जब हमने दिया है इसको तो वेट किया है, तब भी गया है। और एलम पोटेंसी में भी दिया है, उसमें भी वेट किया है, तो उसमें भी गया है वो। उसमें फिर जब कभी कभी क्या होता है कि हम लो पोटेंसी में देते हैं तो फिर अब महीने भर हो गया है, तो फिर लगता है कि थोड़ा सा पोटेंसी रेज करते हैं तो और थोड़ा शायद जल्दी से गिर जाएंगे बाकी के। तो फिलीफॉर्म वॉर्ड्स में क्यूप्रेसिस लॉसोनिया और नाइट्रिक एसिड, दीज आर द फर्स्ट स्पेसिफिक रेमेडीज। जेनाइटल वॉर्ड्स में अगर हम जाते हैं तो सिनेवेरिस सबसे पहली रेमेडी है जो तुरंत दिमाग में आनी चाहिए और उसको देना चाहिए। सिनेवेरिस का तो अभी मैं केस भी दिखाऊंगा। सिनेवेरिस ये हमारी मेन रेमेडी है जेनाइटल वॉर्ड्स की। तो अगर कहीं भी जेनाइटल वॉर्ड्स, पेनिस वॉर्ड्स या फिर ये विजाइनल वॉर्ड्स या फिर कोई जेनाइटल एरिया में वॉर्ड्स दिखता है तो सबसे पहले हम सिनेवेरिस को देंगे। और इसको 30 में भी दे के देखा है मैंने, और 30 से ही वो केस ठीक हुआ, तो जरूरत ही नहीं पड़ा है। बट अगर हम स्पेसिफिक जाते हैं तो हम लो पोटेंसी पर ही जाना चाहिए। सेकेंड नाइट्रिक एसिड भी है, सेवाइना भी फीमेल में जेनेटल वॉर्ड्स का, ऑरम म्यूर भी है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट टाइप की होगी, थोड़ा मतलब वॉर्ड्स जो अपीयरेंस होगा वो थोड़ा सा बहुत गंदा सा अपीयरेंस होगा अगर, तो ऑरम म्यूर वहां पर है। नेट्रम सल भी जेनेटल वॉर्ड्स का थोड़ा बहुत जनरल्स के बेसिस पे जाता है। फेशियल वॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो जैसे फेस पे वॉर्ड जब बहुत सारे 4-5 वॉर्ड्स लेके आ रहे हैं तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वहां में कॉस्टिकम से केस स्टार्ट करना चाहिए। ये भी एक कॉस्टिकम का मेन इंडिकेशन है। तो जरूरी नहीं है कि हम जनरल्स पर ही कॉस्टिकम को सिलेक्ट करें, क्योंकि फेशियल वॉर्ड इज द इंडिकेशन फॉर द कॉस्टिकम, तो वो भी एक उसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो फेशियल वॉर्ड्स में हम कॉस्टिकम सबसे पहले ट्राई करेंगे, और इसको भी हाई में देके कई बार केसेस ठीक हुए हैं। कॉस्टिकम है, देन सेकेंड नाइट्रिक एसिड अगर हमें जनरल्स नाइट्रिक एसिड के मिल जाते हैं। प्लांटर वॉर्ड्स में अगर देखें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेडोराइनम से स्टार्ट करना चाहिए। मेडो का हाई डोज एक दे दिया, देन एटलीस्ट 1 मंथ तक वेट करो, फिर उसके बाद में फिर जो भी चेंजेस करने हैं फिर करो। फिर 1 मिनट बस। हम्म। तो हाँ, प्लांटर वॉर्ड्स में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले मेडो से स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम कुछ और मेडिसिन पर सोच सकते हैं। ठीक है।
हॉर्नी वॉट्स, अगर हमको हॉर्नी वॉट्स दिख रहे हैं तो हम सबसे पहले एंटिम क्रूड पर जाएंगे, क्योंकि हॉर्नी जो अपीयरेंस है वो एंटिम क्रूड का एक मेन अपीयरेंस है। ठीक है, तो हॉर्नी वॉट्स पे एंटिम क्रूड हो गया। फिंगर में अगर वॉट्स आ रहे हैं तो कॉस्टिकम, लाइको, डल्का, दीज आर द मेन रेमेडीज। पाम पर अगर हम आ रहे हैं तो नेट्रम ग्रुप में नेट्रम्यूर और नेट्रम कार्ब, इनको मेडिसिन को हम देख सकते हैं। हेड और स्कैल्प, अगर हेड में यहाँ पर कभी वॉट्स आते हैं, यहाँ पे वॉट्स दिखते हैं, स्कैल्प में वॉट्स दिखते हैं, तो यहाँ अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्यूप्रेसस या थूजा से स्टार्ट करके देखना चाहिए। अगर पेशेंट चिली की तरफ दिख रहा है तो थोड़ा थूजा की तरफ, अगर हॉट की तरफ दिख रहा है तो फिर हम क्यूप्रेसस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ओरल वार्ड्स में अगर आएंगे तो ओरल वार्ड्स में ऑरम्यूर एक मेन जेनाइटल्स का भी है, और ओरल वार्ड्स के लिए अगर कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है, यूजली हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मिल रहा है देन फिर हम ऑरम्यूर पे जाते हैं। अगर कोई पेनफुल वार्ड्स है तो फिर हम काली सल्फ पहले सो सकते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दीज स्पेसिफिक वार्ड्स। पहले हम इनको देंगे, फिर उसके बाद में अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है तो फिर हम उन पे जा सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो ये कुछ जैसे स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे कि थूजा है, तो थूजा जरूरी नहीं है कि कभी कि पूरा ही एकदम क्लियर कट मेडिसिन का पिक्चर मिलना चाहिए, मेंटल फिजिकल से एकदम क्लियर कट मिलना चाहिए। मेन मेन उनके स्पेसिफिक सिम्टम्स अगर हमको मिलते हैं तो फिर हम उन मेडिसिन से हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे थूजा के लिए चिली, डिजायर सॉल्ट, डिजायर फॉर टी है, डिजायर और अवेजन फॉर रॉ ऑनियन है, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग है। कुछ इस तरीके के अगर दो तीन सिम्टम्स मिल जाते हैं देन हम थूजा से एंट्री करते हैं। नाइट्रिक एसिड के लिए चिली है, डिजायर सॉल्ट, डिजायर फैट है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, जहां पेशेंट ने बोला कि गुस्सा बहुत ज्यादा है डिजायर सॉल्ट फैट के साथ, देन इट इज नाइट्रिक एसिड। कॉस्टिकम में यूजली चिली होता है और हॉट भी हो सकता है, बट पेशेंट माइल्ड है, सिंपैथेटिक है, नॉन वेजिटेरियन फैमिली से, तो डिजायर फॉर मीट और एग हो सकता है, तो हम कॉस्टिकम से एंट्री करेंगे। लाइकोपोडियम हॉट मोस्टली होता है, चिली भी हो सकता है, डिजायर स्वीट, डिजायर टी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कुछ ऐसा मिल रहा है, देन हम लाइको से जाएंगे। मेडो के लिए अगर हमको लाइंग ऑन एब्डोमेन भी खाली मिल गया तब भी हम मेडो से एंट्री करेंगे, बट उसके साथ में अगर डिजायर फॉर आइस और डिजायर फॉर ऑरेंज या बनाना या मैंगो, या फिर पेशेंट बहुत लेजी है, कभी बहुत काम को तेजी से करता है, कभी एकदम सुस्त हो जाता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स मिले देन फिर मेडो। बट अगर उसके एक दो पिक्यूलर्स भी हमको मिल गए, या लाइंग ऑन एब्डोमेन या फिर डिजायर फॉर आइस, देन हम मेडो से एंट्री करेंगे। फेरम पिक क्या है कि फेरम पिक भी ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए है कि जब ये मेडिसिन देते जा रहे हैं बट कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन में हमारे लिए फेरम पिक भी एक मेडिसिन बचता है, जो कभी कभी थोड़ा बहुत हॉट थूजा के जैसे या फेरम थूजा हॉट इस तरीके से दिखाई देता है, और इसके साथ एसोसिएटिंग टेनाइटस, गाउट या कुछ ऐसे भी कंप्लेन है, पेशेंट मोटा है, तब भी जा सकते हैं। बट मेनली फेरमपिक तभी यूज दिमाग में आता है कि जब हम मेडिसिन देते चले जा रहे हैं बट कोई मेडिसिन ऐसा उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो फेरमपिक है या फेरम मैग है। फेरम मैग थोड़ा सा हॉटी होता है, सोते सोते एकदम से चौक जाना, कोई सपने ऐसे आ जाना जो चौंका दे, पेट से रिलेटेड ट्रबल्स होते हैं, तो ये फेरम मैग है। एक्सरे एक हमारा फिर लास्ट ऑप्शन आता है। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हैं जो मेडिसिन देते देते थक जा रहे हैं बट ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो एक्सरे फिर हमारा लास्ट ऑप्शन आता है। और एक्सरे भी चिली है, डिजायर स्वीट है, एवर्जन मीट है, थर्स्ट फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक। थर्स्ट फॉर द कोल्ड ड्रिंक मतलब है कि पेशेंट को डिजायर फॉर स्वीट है, ठंडा पसंद है, कंपनी एवर्जन है, तो फिर हम एक्सरे पे जाते हैं। मैक्स सल्फ भी कभी कभी ये भी एक अच्छी मेडिसिन है, वॉट्स अगर बॉडी में कहीं भी हो रहे हैं या फिर हाथ में हो रहे हैं, और इसको सपने आते हैं जो कभी कभी ऐसा लगता है कि पानी में डूबते चले जा रहे हैं। मैक सल्फ क्या है कि यूजली मैक का जो सीट ऑफ एक्शन है वो जेआईटी से रिलेटेड है, तो जेआईटी डिसऑर्डर्स हो मोस्टली, या पेशेंट कुछ ऐसी हिस्ट्री हो कि उसको पेट साफ नहीं होता है, डिसेंट्री से रिलेटेड ट्रबल है, या फिर कुछ भी खाते हैं तो जाना पड़ता है, डायरिया से रिलेटेड ट्रबल्स है, कुछ ऐसे अकम्पनिंग कंप्लेन हो अगर जेआईटी से रिलेटेड, तो फिर हम मैक सल्फ की तरफ भी जा सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो हम इस तरीके से यूज करते हैं। और फिर हमारे साथ कोई भी अगर और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आता है तो फिर हम उसको भी यूज कर सकते हैं। एक मेडिसिन से भी केस ठीक होता है, कभी कभी मल्टीपल मेडिसिन, मतलब मल्टीपल क्या, सीरीज ऑफ मेडिसिन से भी केसेस ठीक होते हैं। अब आता है कॉन्स एंड कैलसिस। तो कॉन्स भी हम लोगों ने बहुत देखे हैं। दीज आर द थिक हार्डन लेयर्स ऑफ द स्किन दैट डेवलप व्हेन द स्किन ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। कॉन्स का कॉज क्या है कि फ्रिक्शन और प्रेशर।
जब बॉडी का कहीं ना कहीं रबिंग होती है, फ्रिक्शन या प्रेशर पड़ता है, तो वो कॉन्स वहां पे बन जाते हैं। तो वॉट्स क्या थे, ये वायरस की वजह से हो रहे थे। कॉन्स क्या है कि ये हमारे फ्रिक्शन या रबिंग की वजह से हो रहे थे। दे ऑफन फॉर्म ऑन फीट एंड टोज और हैंड्स एंड फिंगर। तो ज्यादातर हमारा जो फ्रिक्शन का काम है वो फिंगर्स या हैंड या टोज से ही ज्यादातर यूज होता है। या तो हम पैर चलते हैं तब हमारे फ्रिक्शंस होते हैं, प्रेशर पड़ते हैं, या फिर हाथ से हम कुछ काम करते हैं, तो मोस्टली ज्यादातर ये यहीं पर ही होते हैं। Corns are smaller and deeper than calluses and have a hard center surrounded by the swollen skin. ये छोटे होते हैं और डीपर होते हैं काफी। अगर कभी कभी सर्जरी भी किसी ने कराया होगा या देखा होगा तो बहुत डीप इनका ग्रोथ होता है, तो बिल्कुल एकदम डीप से निकालते हैं। कैन बी पेनफुल व्हेन प्रेस्ड, पेनफुल भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा जैसे दो तीन वैरायटीज के हार्ड कॉर्न्स, सॉफ्ट कॉर्न्स और सीड कॉर्न्स। हार्ड कॉर्न्स ऑफन फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द टोज और द आउटर एज ऑफ द स्मॉल टोज। तो जो हार्ड कॉर्न्स होते हैं ये हमारे टॉप ऑफ द टोज, जैसे कि जो टो है, टो के यहाँ ऊपर उभरा हुआ सा होता है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। तो वो हार्ड कॉर्न्स होते हैं। सॉफ्ट कॉर्न्स टेंड टू फॉर्म बिटवीन द टोज, जो टोज के यहाँ अंदर की तरफ होते हैं, जैसे टोज हैं तो अंदर की तरफ है, वो सॉफ्ट कॉर्न्स में आते हैं। सीड कॉर्न्स बहुत छोटे से जो होते हैं, फॉर्म ऑन द बॉटम ऑफ द फीट, फीट के जो जैसे यहाँ पर छोटा सा दिखाई देगा, जैसे कि अगर हम देखें ये कुछ ऐसे है, जैसे ये कॉर्न्स हैं, ये टॉप ऑफ द यहाँ पर दिखते हैं टोज में, दीज आर द कॉर्न्स। ये कैलस है, ये कैलस, ये अभी कैलस हम देखेंगे। ये सीड कॉर्न है जो छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये कैलस है जो यहाँ पर अक्सर फिंगर्स में देखे होंगे, पाम में। कैलसेस आर रियरली पेनफुल एंड टेंड टू डेवलप ऑन प्रेशर स्पोर्ट्स। ये पेनफुल बहुत कम ही होते हैं, और ये प्रेशर जहां ज्यादा पड़ते हैं, जो फीट वगैरह पे, वहां पर ज्यादा होते हैं। तो इसलिए द हील्स, द बॉल्स ऑफ द फीट, जो बॉल ऑफ द फीट होता है ये वाला हिस्सा होता है जो टोज के इधर नीचे, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ कैलस फॉर्म होता है। वेरी इन साइज एंड शेप लार्जर देन कॉर्न्स, ये बड़े बड़े से दिखाई देते हैं। तो ऐसे पकड़ में जब आता है, पेशेंट बोलता है कि ये मोटा मोटा सा हो गया, दैट इज द कैलस, नॉट द कॉर्न। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अपीयरेंस आते हैं इनको, बड़े बड़े से, ये जैसे ये बड़ा सा दिख रहा है, ये यहाँ पे अंगूठे में बड़ा सा दिख रहा है, ये सीड कॉर्न। ठीक है, तो दीज आर द कॉर्न्स एंड कैलिसेस। कॉर्न्स एंड कैलिसेस की अगर हम कॉज की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन एंड प्रेशर ही एक मेन कॉज है, जो अक्सर हो जाता है कभी कभी नंगे पैर चलने से, बेयर फुट से। तो बियरिंग इल फिटिंग शूज एंड सॉक्स, कुछ ऐसे जूते जो टाइट हो रहे हैं, या फिर सॉक्स वगैरह कुछ ऐसे कपड़े के हैं। Wearing shoes and sandal without socks, playing instrument or using hand tools, standing or walking or running for long period of the time, ठीक है, ज्यादा देर चले खड़े रहने से या ज्यादा दौड़ने भागने से, going barefoot, inheriting a tendency to develop corns that form non-weight bearing areas such as soles and palm, keratosis punctata. इनहेरिटिंग ए टेंडेंसी टू डेवलप कॉन्स, कुछ लोगों में क्या होता है कि टेंडेंसी ही कॉन्स की होती है, तो वो थोड़ा बहुत जेनेटिकल होता है, ठीक है ना। दैट फॉर्म नॉन वेट बियरिंग एरियाज, तो जैसे कि वेट भी नहीं है और फिर भी उनको कॉन्स हो रहा है, तो वो किसी किसी के साथ जेनेटिकल थोड़ा बहुत हिस्ट्री होती है, जिनके साथ ऐसा होता है। तो दीज आर द बेसिक कॉज फॉर द कॉन्स एंड कैलिसेस। अगर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो कॉन्स अगर हमारा एक्यूट में ही है, तुरंत की तुरंत अगर होता है, तो हमें पहले कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन है, जैसे एंटीक्रूड है, रेनुक्लस बल्बोसस है, स्क्लेरेटस है, एस्क्लेपिया ट्यूबरोसा है। तो पहले हम इसी में से ही मेडिसिन को देते हैं अगर हमारे लिए एक्यूट केस है। तो अगर पेनफुल है तो मोस्टली ये मेडिसिन में पेनफुल ही होता है। हॉर्नी अपीयरेंस है, देन एंटीक्रूड पे जाते हैं। अगर वॉकिंग से चलने में काफी पेन हो रहा है, सेंसिटिव है, तो रेनुक्लस बल्बोसस हो सकता है। स्केलेटस में थोड़ा बर्निंग और सोरनेस, बट दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, तो बल्बोसस या स्केलेटस पहले किसी एक को देके फिर सेकंड मेडिसिन पे जा सकते हैं। एस्क्लेपिया ट्यूबरोसा में क्या है कि चलने पे बहुत ज्यादा हो रहा है और ये सब मेडिसिन दे दिए, काम नहीं किया, तो फिर एक बार एस्क्लेपिया ट्यूबरोसा को ट्राई कर सकते हैं। फेरम पिक्रिकम भी एक मेडिसिन है इसका, खून का, जब येलोइश डिस्कलरेशन के साथ में बहुत ज्यादा पीलापन अगर दिखाई दे रहा है उसके स्किन कह रहा हूँ, तो फिर फेरम पिक भी एक मेडिसिन, उसको भी ट्राई करके देखना चाहिए। इससे भी काफी हद तक कई बार केसेस ठीक हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो मोस्टली जो कॉमन मेडिसिन हैं जो हमारी वार्ड से रिलेटेड हैं, या फिर कोई भी इस तरीके के अपीयरेंस के लिए, तो जो जनरल्स में हम सिलेक्ट करते हैं। बट हाँ, इसमें से जैसे फेरम पिक, मेडो
मेडो भी एक कौन का मेन मेडिसिन में आता है। ग्रेफाइटिस है तो ग्रेफाइटिस के जो जनरल्स हैं जैसे चिली है, डिजायर सॉल्स है, चिकन है, और स्लो है, इंडिसिसिव है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स है। हिप्पासल्फ एक मेन मेडिसिन है कौन का। अगर हिप्पासल्फ के लिए भी देखेंगे तो हम ये थोड़ा कैलकेरिया सल्फ से ही मिलता जुलता है, बट चिली पेशेंट होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड है, तो फिर हम हिप्पासल्फ पे जाएंगे। नाइट्रम ग्रुप मोस्टली यूज होता है, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम, कार्बो एनिमलिस में भी पेनफुल सेंसिटिव टू टच होते हैं, सिलिसिया, स्टैप, सल्फर और एक्सरे। तो ये सब जनरल्स पे जो मेडिसिन वार्ड्स वाली थी, तो कुछ यहाँ जनरल्स पर हम इनको यूज करते हैं। इसके जो रूब्रिक्स हैं, कॉन्स एक्सट्रीमिटीज में, एक्सट्रीमिटीज कॉन्स इन्फ्लेम्ड, extremities cons painful, extremities cons sores horny and cons burning। तो these are the basic rubrics जो हम लोग preparatory से यूज करते हैं। तो ये फिलहाल कॉन्स और कैलसिस था जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं और ठीक भी होते हैं। बट जो कैलस होता है वो काफी टाइम टेकिंग होता है, जल्दी नहीं जाता है, परेशान करता है। केस अगर हम बात करें तो मेरा जो सबसे पहला केस था कॉलेज टाइम में, अगर सबसे पहले था तो मेडो का ही केस था। अब उसका तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, बट मेडो का मैंने उसी में जस्ट बिगनिंग ही था, इंटर्नशिप का फेज चल रहा था, तो उस समय बस मेडो के बारे में थोड़ा ही बहुत जानता था कि हाँ लाइंग ऑन एब्डोमेन है, डिजायर आइज है, फ्रूट्स वगैरह सच उतना भी नहीं मिला था, बट मैंने उसी पे ही मेडो दिया। और उसको फिट में जो थे वो बहुत सालों से थे, उसको मल्टीपल थे, काफी ज्यादा कौन से उसके दोनों तलवों में। मेडो दिया, मेडो देने के बाद लगभग 23 से 24 दिन लगे, बट धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए। पहले सेंसिटिव नहीं थे, सेंसिटिव हुए, फिर उसके बाद में वो वन बाय वन करके गिर गए और खत्म हो गए। तो वो मेडो का केस था। ये एक केस 7-8 साल पुराना केस था। ये भी पेशेंट बाहर का था, फोटोज लेके आता था, तो इसलिए मेरे पास फोटो इसके सेव थे, तो मैंने सोचा इसको भी शेयर करूं। और ये 3-3 महीने का मेडिसिन लेके जाता था, तो इसलिए मुझको भी दिक्कत नहीं थी, उसको भी दिक्कत नहीं थी। ये February 13 में आया था मेरे पास, तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्डाइलोमेटा का केस था। तो ये इस तरीके से काफी ज्यादा एकदम शाइनी अपियरेंस था इनका, और ये कॉलीफ्लावर लाइक अपियरेंस था उसका। अच्छा हाँ, इसका जो केस था रीनल कैल्कुलाई का केस था। पहले जब मेरे पास आया था तो ये कैल्कुलाई के लिए आया था, दोनों किडनी में कैल्कुलाई था, 5 mm, 6 mm, 7 mm ऐसे करके दोनों किडनी में 2-2, 3-3 स्टोन थे। और जब केस लिया था इसको तो मेडो का ही केस था, मेडो दिया, मेडो देने के बाद 4-5 महीने तक चला, सेक्लेक पर ही रहा, स्टोन वन बाय वन करके खत्म होते चले गए, सारे स्टोन निकल गए। फिर इसने मुझे बताया कि मुझको ये भी दिक्कत है। और जब ये बताया इसने तो बोला कि मैं एलोपैथ्स के पास भी गया, और उन्होंने मेडिसिन जो दी थी तो फिर उसने गूगल करके देखा तो वो कैंसर की मेडिसिन थी, और उन्होंने बताया कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाने की वजह से ये इस तरीके से होता है। और कैंसर की मेडिसिन स्टार्ट करी तो उसने वो बंद करके फिर मुझे बताया। तो फिर जब मैंने देखा तो सिनेवेरिस 30 में इसको दिया मैंने 1 हफ्ते के लिए, बाकी सब सेक्लेक दिया। फिर जब 3 महीने बाद उसने फोटो दिखाया तो कुछ इस तरीके से ये ड्राई अपीयरेंस आया, यहाँ पे ड्राइनेस थी, श्रिवल हुए ये। तो फिर मुझे लगा कि अब मेडिसिन यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं लग रही है, पोटेंसी भी नहीं चेंज किया, सेक्लेक पर ही रखा। देन आफ्टर 3 मंथ फिर उसमें चेंजेस दिखाई दिए, थोड़ा सा गैप बढ़ा उनमें, और फिर November 13 में फिर काफी हद तक ये खत्म हो चुके थे। और फिर ये इसके बाद में फरवरी में ये पूरा एकदम खत्म हो गया था। तो ये एक अच्छा केस था सिनेवेरिस का। एक ही बार 1 हफ्ते देना पड़ा, और जब चेंजेस आते गए तो फिर कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया। नेक्स्ट केस एक, ये अभी कुछ ही महीने पहले पुराना केस था, बट इसका ये जो वार्ड था ये कह रहा था काफी सालों से था। तो उसने बोला कि सर ये ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो इसका केस लिया तो सिंपली बस उसमें मुझे दिखाई दिया कि चिली है, डिजायर सॉल्ट है, डिजायर फैट है, और गुस्सा बहुत ज्यादा था, गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो मैंने उसी बेसिस पे नाइट्रिक एसिड 10 m में दे दिया। 10 m में देने के बाद में फिर ये 2 महीने बाद जब देखा तो इसका ये जो छोटा सा स्पॉट दिख रहा है ये यहाँ पर, ये खत्म हो गया, मतलब बहुत छोटा सा हो गया था, फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो ये नाइट्रिक एसिड का था।
इसी तरीके से एक केस था और उसका इससे भी बड़ा था और काफी बड़ा था और पकड़ में आता था ऐसे करके। उसको मैंने क्यूप्रेसस केस लिया, केस में कुछ खास मिल नहीं रहा था, क्यूप्रेसस लॉसोनिया दे दिया मैंने 1 M में ही। उसका जो है वो 3 महीने बाद लगभग लगभग धीरे धीरे करके श्रिंक करते 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 फिर जाके खत्म हो। तो ये कुछ इस तरीके से केसेस, काफी वार्ड्स के केसेस ठीक हुए हैं। तो ये था हमारा वार्ड स्पॉन और कैलस के बारे में। आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर हम्म। कुछ पूछना था। हम्म। सर जैसे सोरियासिस का केस है, ठीक है, तो मान हम्म। लीजिए सल्फर निकला है, हम्म। तो सल्फर को हम एक बार रिपीट करें, 2 बार रिपीट करें, फिर मान लीजिए सर केस जो है रुक गया, फिर ठीक है, 2 बार रिपीट करने के बाद अगर केस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट सोरियासिस का प्रेस्क्रिप्शन क्या केस ना। करेंगे? हाँ हाँ। हाँ, तो जब हमने जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन दिया, सल्फर दिया, जो भी है, बट हमें उसमें केस बढ़ा बट रुक गया एक जगह पे आके, तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसी लोकल मेडिसिन देनी चाहिए जो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन हो। ठीक है। ठीक है तो सर। फिर थैंक कुछ यू। दिन उसको देते हैं, फिर उसको देने के बाद में फिर आगे हम जनरल्स देते हैं, फिर जाके फिर ऐसे चलता है उसका। थैंक यू सर। हाँ। और कोई? वार्ड्स के केसेस देखे हैं मैंने, लगभग लगभग 90% केसेस अगर सही समय पर सही पेशेंट्स आते हैं तो 90% केसेस ठीक होते हैं। 10% केसेस परेशान करते हैं। ठीक है, तो केस अच्छे से बस होना चाहिए और पता होना चाहिए कहाँ पर कैसा है। और किसी का? ठीक है, तो अब इसके केसेस जो भी हैं सब कलेक्ट करना, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, अब इसका लबल स्किन का ऑलमोस्ट खत्म है, बस एक लेक्चर और बचा है। एक लेक्चर में उसमें हम विटिलिगो और जो भी छोटे मोटे डिसऑर्डर्स होंगे उनको देखेंगे। बाकी लगभग, तो अब तुम लोग केसेस देखो और केसेस देख के जो जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, केसेस में कहाँ फंस रहा है कैसे है, तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं फिर कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है। सर कुछ और पूछना था एक चीज। हम्म। जैसे सर स्किन प्रॉब्लम है, जैसे सोरियासिस है, तो क्या जो है सोरियासिस के कारण जो है हार्ट बर्न या एसिडिटी भी हो सकती है? कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं सर? सोरियासिस के कारण नहीं, पेशेंट काफी ज्यादा एंग्जियस होता है उस फेज में, मेंटली काफी ज्यादा वो एंजाइटी होने की वजह से फिर जो एसिडिटी हार्टबर्न उसकी वजह से होता है। ये सर मेंटल वो आया स्ट्रेस था और तो सर, हाँ। हाँ हार्ट बर्न था और बहुत ज्यादा एसिडिटी था, जलन हाँ। था सर, तो उसको मैंने जिम्नोक्लेटस भी दिया था, हाँ। मतलब हाँ। लोकली जो है, तो उससे उसका सही हुआ था, तो मुझे लगा हाँ। कि सोरियासिस के कारण है सर ये। नहीं नहीं, सोरियासिस कारण नहीं है वो, उसका नॉर्मली मेंटल जो स्ट्रेस है, तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो एसिडिटी हो सकती है। तो उसमें हम यस उस समय सर। ज्यादा है तो तुम स्पेसिफिक दे सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसा मेडिसिन जो दोनों को कवर कर रहा हो उसको भी देख सकते हो। थैंक यू। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।